प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की विज्ञान, और कक्षा 8 की विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था पहला अध्याय। वो अध्याय हमारा था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है ना। फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंतर्गत हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी कि फसल क्या होती है, फसल कितने प्रकार की होती है, फसल के प्रकार और उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, विस्तृत रूप से। और उसके बाद में कुछ कृषि के जो उपकरण थे, उन कृषि के उपकरण के बारे में भी हमने चर्चा की थी कल की क्लास में। हाँ, और कृषि के उपकरण के बाद में हमने जो फसल है या कृषि है, उस कृषि की जो पद्धतियां थी, उन पद्धतियों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। कैसे की थी कि जब भी कृषि जोतते हैं या खेती करते हैं तो खेती से पहले सबसे पहले हम उस खेत को क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है ना, वनस्पति रहित करते हैं। उसके बाद में हम किसी भी कृषि यंत्र के माध्यम से हम जमीन को पोला या नरम बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे भूमि तैयार हो जाती है, भूमि तैयार होने के बाद में क्या करते हैं, उस भूमि का जुताई के लिए समतलीकरण करते हैं ना। कई बार तवी हवी लगाते हैं तो सबसे ज्यादा खड्डे हो जाते हैं, गड्ढे होने की वजह से हम खेती नहीं कर पाते, तो सबसे पहले उन गड्ढों को भी समतल कर दिया जाता है ना। हाँ, समतल करने के बाद में क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थी, बाद में हम करते हैं बुआई। और बुआई के लिए जैसे मैंने कहा कि बुआई करते हैं तो बुआई के लिए बीज वगैरह है, उसका भी चयन ढंग से करना होता है। कई बार बीज में दिक्कत हो तो फिर फसल उत्पादन में कई सारी मुश्किलें पैदा हो सकती है। उसके बाद में मैंने कहा सिंचाई। जब सिंचाई होगी तो प्लांटेशन होगा, पौधे उगेंगे तो उसमें अनावश्यक जो अनचाही जो चीजें हैं वो भी साथ में उगती है, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और फिर मैंने कहा इस खरपतवार को हटाने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग केमिकल्स का यूज किया जाता है। जहां तक मैंने जीरे की खेती का उदाहरण लेकर के देखा था, हमने कहा था कि जीरे की खेती में जनरली जो खरपतवार या अनचाही जो वनस्पतियां होती है उसे हटाने के लिए पेंडा और रापट है उसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर या ज्यादा मात्रा में उपयोग होने की वजह से यहाँ की जमीनें हैं वो ज्यादातर बंजर हो चुकी है, ठीक है ना। तो केमिकल का भी लिमिट में हमें उपयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना आप पढ़े लिखो ना। और दूसरी बात आगे हमने कहा था कि सिंचाई के बाद में हम क्या करते हैं, उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं। तो खाद भी कई प्रकार के होते हैं, जहां जैसे यूरिया है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र पूछा जाए कभी कभार आपको, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है वो भी आपको याद होना चाहिए, NH2CO NH2, ठीक है। ये जो आपका यूरिया का क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। NH2CO NH2 ये इस यूरिया का सूत्र है। आपको पूछ दिया जाए यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी यूरिया हम देते हैं उससे पहले हमारी जो फसलें होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, पीले रंग की होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसी होती है, पीले रंग की होती है फसलें। लेकिन जैसे ही हम यूरिया देते हैं तो पौधे हमारे हरे भरे हो जाते हैं। कारण क्या कारण है, ऐसी कौन सी चीज होती है यूरिया में जिसे देने पर पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा होती है प्रिय विद्यार्थी, वो होती है N2 यानी नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या होती है, जैसे ही नाइट्रोजन पौधों को मिलती है तो पौधे इसका अवशोषण करके और पौधे जो हरे भरे हो जाते हैं। जितने पौधे ज्यादा हरे भरे होंगे उसमें उतना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रिय विद्यार्थियों, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब हुआ कि पौधे के भोजन बनाने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे ही पौधा ज्यादा भोजन बनाएगा या ग्रहण करेगा तो पौधा है वो हष्ट पुष्ट या मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना पौधा मजबूत होगा प्रिय विद्यार्थियों, उतना ही उत्पादन ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कभी रोगग्रस्त पौधे होते हैं, कमजोर होते हैं, ये किसी की पत्तियां झड़ी होती है, किसी की पत्तियां कटी पटी होती है ना। तो ऐसी स्थिति में कमजोर पौधों में कभी उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए जब भी हम नाइट्रोजन या यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन होती है उसमें, नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से पौधों को हम देते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी नाइट्रोजन उसका उपयोग करके पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जैसे हरे भरे होते हैं तो इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे ज्यादा होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से पौधा ज्यादा भोजन ग्रहण करेगा, ज्यादा भोजन बनाएगा, और ज्यादा भोजन ग्रहण करेगा तो पौधा हटा कटा या मजबूत होगा। और जितना ज्यादा मजबूत और स्वस्थ पौधा होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा पौधे में। ये ध्यान रखना, ठीक है ना।
अब दूसरी उसके अलावा हम दे रहे थे सल्फर, क्या दे रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, सल्फर, ठीक है। सल्फर भी आप देख रहे हैं, जैसे गदर गदर वगैरह आप नाम लेते हैं यहाँ लोकल में, तो वो क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है ना। तो सल्फर भी देते हैं, जिंक भी देते हैं, कई सारी चीजें यानी केमिकल रासायनिक खाद देते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कुछ जैविक चीजें होती है, क्या होती है, एक होता है जैविक खाद, इसकी चर्चा हमने कर ली थी, एक बार दोबारा सुन लो। जैविक जो चीजें होती है, जैविक का मतलब होता है वे खाद या वे खाद जो किसी जीवों से का मतलब हुआ, या तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे इससे, या पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे, या जंतुओं से प्राप्त होंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा यहाँ जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियां ये अपने जो ऑटम सीजन है उसके अंतर्गत, ये बॉटम के अंतर्गत पत्तियां झाड़ते हैं, सारी सारी गिर जाती है, ये पत्तियां इकट्ठी करके किसी भी होदी में या पानी का जो सोर्स है उसमें से आप डाल करके, इसके साथ साथ में गंदा वगैरह पानी है जो भी डालते जाओगे, तो धीरे धीरे ये पत्तियां क्या करेगी, सड़ने लगेगी, किसकी सड़ने लगेगी, और इसमें किण्वन क्रिया होगी, क्या किण्वन किण्वन क्रिया होगी। किण्वन क्रिया के फलस्वरूप इसमें बहुत सारी चीजें खाद बनेगा, और ये जो किण्वन के बाद में जो खाद बनता है, इस खाद को आप जैविक खाद को उपयोग करते खेतों में, तो आप केमिकल से भी बच सकते हो और उत्पादन भी आप अधिक ले सकते हो। उसके अलावा एक चीज आती है केंचुआ, नाम सुना होगा आप, यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। केंचुए का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक ऐसा जीव है जैसे कीड़ा होता है ना लंबा, सांप का छोटा बच्चा देखा है माइक्रो, उसकी तरह केंचुआ होता है। अब ये केंचुए जहाँ है, केंचुए को हमेशा किसान का मित्र कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है, किसान मित्र। किसान मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केंचुआ होता है, ये किण्वन क्रिया कराने में ज्यादा सहायक होता है, यानी अपघटक होता है। किसी भी जैसे गोबर है, गोबर के अंतर्गत आप इस केंचुए को डालोगे तो गोबर में अपघटन की क्रियाएं करता रहेगा बारंबार, और गोबर को इस प्रकार खाद में तब्दील कर देगा, और केंचुए का खाद आप खेत में छिड़कते हो तो आप एक तो केमिकल से बच सकते हो, आपकी भूमि जो बंजर हो रही है वो भी बच जाएगी, और फिर ये आपका जो पौधा है ये हष्ट पुष्ट और मजबूत हरा भरा रहेगा। क्यों, क्योंकि केंचुआ जो भी खाद बनाता है वो बिल्कुल बायो खाद होती है, ठीक है ना। और बायो खाद होने की वजह से या जैविक खाद होने की वजह से आप केमिकल से भी बचोगे और बीमारियों से भी बचोगे, और आपका जो खेत है वो भी कभी भी बंजर नहीं होगा, और उत्पादन भी आपका एवरेज से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए केंचुआ है, इस केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्तमान आप देख रहे हैं पश्चिमी सीमा क्षेत्र, जहां आप इस प्रकार की खेती, जैविक खेती देख रहे हैं। जानपालिया में एक प्लांट है, वहां जैविक खेती कर रहे हैं, गायों का गोबर है, उसके अंदर बहुत बड़े कुंड बने हुए हैं, और उस माध्यम से ये केंचुए ला ला करके बाहर से और उसमें छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि ये गोबर को अपघटित करते 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 एक दिन खाद में तब्दील कर देता है, और वही खाद आपके इस खेतों में काम आता है उत्पादन को बढ़ाने में, ठीक है ना। और अब ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि केमिकल और पेस्टिसाइड है उससे बचा जाए, और इस जैविक खाद को आजकल की जो सरकार है वो भी एक प्रमोट करती है, हर लेवल पर विज्ञापन के माध्यम से, या जो कृषि से संबंधित अधिकारी है उनके माध्यम से, जहां भी जो खेती करने वाले लोग हैं उनके बीच में वो लोग जाते हैं और बताते हैं कि केमिकल वाली जो खेती है इससे ज्यादा नुकसान होता है, और इस खेती से बच करके आपको जैविक तरीका अपनाना चाहिए। हर एक किसान आप देख रहे हैं पशु तो पालता ही है, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे भैंस हो, गाय हो। तो ये जो जीवों का जो मल मूत्र होता है, इस मल मूत्र को सड़ा गला करके और केंचुए के साथ में यदि आप इनको रखते हैं तो निश्चित रूप से ये जो एक समय बेहतरीन से बेहतरीन खाद तैयार करके आपको देते हैं। इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ, क्योंकि कृषि में या उत्पादन बढ़ाने में आपका मदद करता है कौन, केंचुआ, ठीक है ना। हाँ, रिंग वर्म, केंचुआ को इंग्लिश में रिंग वर्म कहते हैं, यानी केंचुआ है ये किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, तो ये थी हमारी उर्वरक या खाद, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी और आज भी हमने एक देख ली। फिर जैसे खाद के बाद में आती है खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है ना। अब खरपतवार की सुरक्षा दो तरीके से होती है, एक तो कृत्रिम विधि है जिससे आप किसी कुदाली या खुरपी उससे आप उसको हटा सकते हो खरपतवार को। यदि वो नहीं हटाओ तो उसके साथ साथ में प्रिय विद्यार्थियों आप केमिकल या रसायन ला करके भी उस खरपतवार को हटा सकते हो। कभी कभार क्या होता है, खरपतवार बहुत ज्यादा होती है, निकालना जिन्हें आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से आसान नहीं होता, तो हम जाते हैं बाजार में केमिकल लाते हैं। जनरली यहाँ जो केमिकल से पेंडा और रापुर जीरे की खेती में सबसे ज्यादा चलती है। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल होंगे जिसको अलग अलग नाम होगा जिसका, ठीक है ना। लेकिन खासकर ये जो रसायन है इसका ज्यादातर उपयोग होता है, और इसकी वजह से फसलें हैं वो
बहुत ज्यादा जहरीली भी होती है। लेकिन इसमें दो तरीके, एक तो फायदा है, दूसरा नुकसान है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपकी खरपतवार है वो समूल नष्ट हो जाती है ना, जड़ सहित खत्म हो जाती है। दूसरी है कि ये फसल उस खरपतवार के साथ साथ में जो आपने पौधा बो रखा है, चाहे खेती जीरे की हो, चाहे मूंग की हो, मोठ की हो, ठीक है ना, तो उस खेती पर भी यानी उस वनस्पति पर भी असर करता है, जिसकी वजह से वो बस जब भी हम ग्रहण करते हैं या कोई भी व्यक्ति या जीव खाता है तो उसके आमाशय में पहुंच करके उन्हें ये केमिकल नुकसान पहुंचा रहा है। आज देख रहे हैं हर एक व्यक्ति के अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, और डकारे आना, खाना समय पर नहीं पचना, पेट फूलना, ये क्या है? ये सब केमिकल के ही देन है, क्योंकि हम खुद के उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा केमिकल, अति मात्रा में केमिकल का प्रयोग करते हैं, और उसकी वजह से जब ये हमारे स्टोमक या पेट में पहुंचता है तो आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इससे जो केमिकल निकलते हैं स्टोमक में वो सारे सारे बाधित करता है, जिसकी वजह से ये चीजें या ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जहां तक कोई दिक्कत हो किसी विद्यार्थी को मुझे बताइए। और उसके बाद में हमने कहा कि कटाई के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, आइए कल हमने चर्चा की थी। फिर भंडारण का हमने एग्जाम्पल दिया था और उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। और अब आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो बात ये है अब किताब में से कुछ चीजें आपको दे रखी है जो प्रैक्टिकल तौर पर है ना। आप देख रहे हैं चित्र संख्या 1.3, चित्र संख्या 1.3 के अंतर्गत इन्होंने क्या लिया है प्रिय विद्यार्थी? इन्होंने 3 बीकर लिए। 3 बीकर का मतलब होता है 3 ऐसे गिलास नुमा बर्तन लिए हैं, ठीक है। जब 3 बीकर लिए हैं और इन 3 बीकरों में पौधों को उगाया, क्या उगाया प्रिय विद्यार्थियों? पौधों को, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसमें मिट्टी भरी है तीनों में, और तीनों में मिट्टी भरने के बाद में इन्होंने इसका नाम दिया ए, और इसका नाम दिया बी, और इसका नाम दिया सी। यानी 3 बीकर लेकर के तीनों में बराबर मात्रा में मिट्टी भर दी है। और मिट्टी भरने के अंतर्गत बाद में इसमें से क्या किया प्रिय विद्यार्थियों? इसमें से पौधों को उगाया है, ठीक है। और इस प्रकार पौधों को उगा रखा है उन्होंने। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार उन्होंने पौधों को उगा रखा है, ठीक है ना, यानी प्लांटेशन कर रखा है। तो ध्यान देने योग्य ये बात है क्या है कि जो 3 बीकर है ए, बी और सी, तो कुछ उस बीकर में आप देखेंगे, कुछ बीकर में या एक बीकर है जिसके अंतर्गत पौधा बिल्कुल छोटा है, दूसरा बीकर है उसके अंतर्गत पौधा काफी बड़ा है, और तीसरा बीकर है उसके अंतर्गत पौधा मध्यम आकार का है। किस आकार का? मध्यम आकार का, ठीक है ना। अब ये कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि तीनों बीकरों में एक ही दिन पौधे लगाए थे, लेकिन तीनों में जो पौधों की लंबाई या वृद्धि है वो अलग अलग नापी गई, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि उन्होंने कहा कि जो ए बीकर है उसके अंतर्गत हमने किसी प्रकार का कोई खाद नहीं दिया तो पौधा है वो ना रह गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पौधे को जिंदा रहने के लिए पोषण चाहिए, पानी चाहिए। पानी केवल पानी से चलता नहीं है, इसको जीने के लिए पोषण भी चाहिए, ठीक है ना। पोषण कैसे चाहिए? इसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, इसको जिंक वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह सारी चीजें चाहिए वृद्धि के लिए। लेकिन दूसरा जो पौधा था बी बीकर में इन्होंने पौधा उसी दिन लगाया था जिस दिन ए में लगाया था, लेकिन इसके साथ साथ में पानी दिया, पानी के साथ साथ में इन्होंने रसायन दिया, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, यूरिया वगैरह, ठीक है ना। तो जैसे ही रसायन दिया तो इस पौधे की हाइट बड़ी होगी। तो इससे साबित होता है कि जिस पौधे को ज्यादा मात्रा में पोषण मिलता है वह उतना ही पौधा ज्यादा ग्रोथ या वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो, और दूसरा एक सी भी कर लेकर के उसमें से थोड़ा कम मात्रा में दिया तो वो पौधा और भी ज्यादा बोना रह गया, ठीक है ना। यहां तक किसी विद्यार्थी को, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब भी पौधे को रसायन देते हैं बाहर से तो निश्चित रूप से वो पोषण ग्रहण करके पौधा जल्दी वृद्धि करता है, यानी कम समय में बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसमें उदाहरण दे रखा है, क्या उदाहरण दे रखा है? उदाहरण के तौर पर इन्होंने दे रखा है कि जो रसायन है वो कौन कौन से पौधे के लिए रसायन उपयोगी है। तो उसमें से सबसे पहला है रसायन, वो प्रिय विद्यार्थी दे रखा है इसने यूरिया। क्या दे रखा है? यूरिया, ठीक है। यूरिया तो जनरली हमने देखा होगा, हम भी गट्टे भर करके जाते हैं और खेतों में डालते हैं, ठीक है। CONH2, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो NH2CONH2, ठीक है ना।
ये यूरिया का क्या है, रासायनिक सूत्र है। आपको पूछा जाए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH2CO NH2 है, CONH2 दे करके आपको पूछा जाए विद्यार्थियों की ये किसका सूत्र है, तो ये कहोगे यूरिया का सूत्र है। दूसरा दूसरा दे रखा है, वो दे रखा है अमोनिया। क्या दे रखा है, अमोनिया। अमोनिया भी एक नाइट्रोजन उत्पाद है, ये भी पौधे के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे अमोनिया देते हैं तो अमोनिया एक गैसीय रूप में रहता है प्रकृति में, तो ये भी नाइट्रोजन ग्रहण करता है। ध्यान रखना, इस अमोनिया का जो सूत्र है रासायनिक वो है NH3। ये जो भी जितने नाम आपके बुक्स में दे रखे हैं, इन बुक्स में से नामों को आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगला दे रखा है अमोनियम सल्फेट। क्या दे रखा है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी एक क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। इस यौगिक का सूत्र होता है विद्यार्थियों NH2SO4, ठीक है, NH2SO4, यानी ये अमोनिया का क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रकार आपके जो रासायनिक नाम है केमिक पदार्थ के या यौगिक के, वो और उनके रासायनिक सूत्र है वो आप याद जरूर रखें। और एक दे रखा है NPK शॉर्ट में, ठीक है। N का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। P का मतलब होता है पोटास। क्या होता है, पोटास, ठीक है। और K का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है पोटास को, या ये है फॉस्फोरस, ठीक है ना। हाँ, और K का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है पोटेशियम। क्या होता है, इनको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, NPK। तो ये NPK है, ये भी पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इनकी वृद्धि के लिए, इनकी हरा भरा रहने के लिए, ठीक है ना। हाँ, इनको स्वस्थ रहने के लिए ये NPK जो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के ही होता है। तो ये आपको प्रतीक 1 से 30 तक आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने जनरली चर्चा कर ली थी, उसके अलावा इसमें खास कुछ नहीं है। एक शब्द आया प्रिय विद्यार्थियों, अब एक शब्द आया है नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु। क्या आया है, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु। अब ध्यान देना यह है कि नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु क्या होते हैं। एक शब्द आया है नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु, ठीक है। अब हमने पहले चर्चा की थी कि प्रकृति में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु जो है, जिसको हम कहते हैं नोस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। कौन से, 2 प्रकार के हैं, नोस्टॉक और दूसरा है एनाबिना, ठीक है। ये नोस्टॉक और एनाबिना 2 ऐसे नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु हैं। जो आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होती है, ठीक है ना। किसमें होती है, यौगिक के रूप में। तो ये यौगिक के रूप में सीधा सीधा ये ग्रहण नहीं करता, इसलिए इसके जो मूल अवयव है इनको विखंडित कर दिया जाता है, अपघटित करके मूल अवयव है, इस मूल अवयवों में इनको तोड़ा जाता है। और ये मूल अवयव है, ये नाइट्रोजन, वो पेड़ पौधे हैं, वो जड़ों के माध्यम से इसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। अवशोषण करके प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं। उससे पहले मैं एक खास बता रहा हूं बात। क्या खास बता रहा हूं, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, ये जमीन लेवल है, और अब इस पौधे में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये पौधा है, मान लिया कि किसी भी का हो, मूंग का हो, मोठ का हो, किसी भी का हो, है ना। अब ध्यान देना, पौधा जो हमारे पौधे हैं, वो पौधे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक पौधा है प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम कहते हैं एक बीज पत्री।
एक बीजपत्री पौधा, और दूसरा है उसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादप या पौधा। ठीक है, अब ध्यान देना है कि फर्क क्या है इसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। आपने देखा होगा जो बाजरा है, गेहूं है, जितने भी इस प्रकार की फसलें हैं, अनाज है, उस अनाज के अंतर्गत आप जड़ देखोगे तो जड़ गुच्छे नुमा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? जैसे बाजरे की आप बात करोगे तो इस प्रकार ऐसी ऐसी पत्तियां होती है। हाँ, और उसकी जड़ों की बात करें तो एक स्थान से जड़ें निकलती है। इन जड़ों को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों अपस्थानिक। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें। ये चीजें आगे बीच में इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो आपका टॉपिक तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ ना। तो ये एक बीजपत्री जो पौधा होता है, इसकी अंतर्गत जो जड़ें होती है वो अपस्थानिक होती है। अपस्थानिक जड़ों में कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जड़ें नहीं पाई जाती, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और सीधी सीधी गुच्छेदार या रेशेदार जड़ें पाई जाती है। ये पादप के एक ही स्थान से सारी सारी जड़ें निकली होती है। तो ऐसे पादप क्या करते हैं? नाइट्रोजन सीधा का सीधा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे द्विबीजपत्री पादप होते हैं जिसमें से प्राइमरी जड़, सेकंडरी जड़ और टर्सरी जड़, इस प्रकार जड़ें निकलती है। जैसे मूंग के पौधे को, गवार के पौधे को आपने देखा होगा। ये गवार का या मूंग का जो पौधा है एक इस प्रकार होता है, इसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा प्रिय विद्यार्थियों, द्विबीजपत्री का मतलब होता है इसका जब अनाज होता है, जैसे मूंग है, इस मूंग को आप, जैसे मूंग का इस प्रकार दाना होता है, इस प्रकार अब इस मूंग के दाने को आप फोड़ोगे तो बराबर दो ढालों में बन जाएगा, यानी आधा ऐसा ये आधा ऐसा ये। दाल देखी आपने मूंग की, तो दाल में आप देखोगे कि दो फाल होंगे, एक इधर का एक इधर का, इन दोनों को जोड़ोगे तो इस आकार में बन जाएगा। यानी इसके अंतर्गत आप जब मूंग की बुआई करते हो तो मूंग की बुआई के समय सबसे ज्यादा आसानी से समझा सकता है। पौधे जब बुआई करते हो तो बुआई करने के बाद में जो बाजरे का है वो इस प्रकार निकलता है। कैसे? जैसे इस प्रकार एक ही सुईनुमा आकार में निकलती है, यानी एक ही प्रकार की पत्ती निकलती है। जैसे गवार या मूंग को आप बुआई करोगे तो सबसे पहले इस प्रकार निकलता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो बीज पत्र है ये प्रत्येक पत्ती में, अलग अलग पत्ती में विकसित हो जाता है। ठीक है ना। और इसकी जड़ें देखोगे तो इसकी जड़ें गहराई तक होती है, जबकि बाजरे की जड़ें इस प्रकार एक जगह से निकल करके गुच्छेनुमा आकार में विकसित होती है। ठीक है ना। तो यहां तक किसी दिक्कत? अब ये जो चीजें थी ये आपका हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। ठीक है। और हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु, जैसे नोस्टोक है, एनाबीना है, राइजोबियम है, एक और है, क्या है, जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करते हैं? ये जमीन में पाए जाते हैं, और जमीन में पाए जाने के बाद में क्या करते हैं? जो द्विबीजपत्री पादप है, इस द्विबीजपत्री पादप के अंतर्गत आपने देखा होगा जड़ों के अंदर इस प्रकार गांठें पाई जाती कुछ। ठीक है ना। ये गांठें क्या होती है? ये राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नोस्टोक, एनाबीना, ये सारे के सारे यहाँ अपनी कॉलोनियां बनाते हैं। कॉलोनियां बनाने के बाद में जो यूरिया वगैरह हम डालते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में, उनको क्या करते हैं? मूल अवयव में तोड़ते हैं, और वो अवयव धीरे धीरे ये पादप ग्रहण करता है। पादप की दूसरी बात करें तो पादप में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? उत्तक। अब पादप में उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम। क्या होता है? एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फिलोएम। ध्यान देने योग्य बात है, खास बात में मौलिक बात बता रहा हूं। पादप के अंतर्गत पादप में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलोम। जो जाइलम है ये जल का परिवहन करता है। किसका करता है प्रिय विद्यार्थियों? जल का परिवहन करता है। यानी पादप को जो जल चाहिए जीवन जीने के लिए, बड़ा होने के लिए, वृद्धि के लिए, वो सारा का सारा जल भूमि के माध्यम से, जाइलम उत्तक के माध्यम से पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरा होता है फिलोम। फिलोम क्या करता है? जो खनिज पोषण होते हैं, जैसे यूरिया में जो भी डालते हो वगैरह, केमिकल वगैरह, जो खाद्य पदार्थ है, उन खाद्य पदार्थों में जितना भी खनिज पोषण है, ये खनिज पोषण है ये फिलोम के माध्यम से होकर के पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। यदि किसी भी पादप के अंदर ये फिलोम उत्तक या फिलोम टिश्यू में कोई दिक्कत है तो पादप है वो वृद्धि नहीं कर सकता केवल जल से। ठीक है। क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए इन दोनों टिश्यूज का सक्रिय होना जरूरी है। ठीक है। जितने ज्यादा ये दोनों टिश्यू सक्रिय होंगे उतने ही ज्यादा पादप वृद्धि करेगा। ठीक है ना। तो सारा सारा जो पोषण है वो किससे ग्रहण करता है? पादप। पादप इन दोनों उत्तकों के माध्यम से करता है। ये जमीन से खींच करके अपने प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। दूसरी बात, जमीन से जल है पादप के प्रत्येक भाग तक जो पहुंचता है, उस गुण को कहते हैं हम केशिका तव। क्या कहते हैं? केशिका तव। केशिका तव जल। ठीक है।
यानी जो इसकी जड़ें होती है पादप की बिल्कुल माइक्रो होती है, यानी बालों नुमा होती है। इस जड़ों के अंतर्गत आप जड़ पौधे को उखाड़ करके देखना, इस पर बहुत बाल के समान पतली पतली जड़ें पाई जाती है, उनको कहते हैं केशिका जड़ें। और ये केशिका जड़ें क्या करती है, भूमि से पानी को ग्रहण करती है, किसके माध्यम से, जाइलम उत्तक के माध्यम से, और फिर वो जल है वो पूरे के पूरे पौधे में पहुंचा दिया जाता है, और जिसकी वजह से पौधा है आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जड़ यानी भूमि से पानी को ग्रहण करके पौधे के प्रत्येक भाग तक जो पहुंचाने की विधि है, इसको हम कहते हैं केशिकातव। क्या कहते हैं, केशिकातव मेथड, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। मैंने ये सारा बता दिया। मैंने कहा नाइट्रोजन स्वीकार जीवाणु है जो लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं, इनका जो कुल होता है उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनेसी कुल, ठीक है। और ये लेग्यूमिनेसी कुल के जीव क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये लेग्यूमिनेसी कुल के जो जीव हैं ये जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ में पाए जाने के बाद जितनी भी नाइट्रोजन है, उन नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करके उनके मूल अवयव में बांध करके पादप के उपभोग के लिए योग्य बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चर्चा हमारी सारी हो गई। इसको आप लिखना चाहो तो सारी चीजें लिख देना, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो है आपकी किताब में देखा है सिंचाई। सिंचाई के सोर्स मैंने कल पढ़ा दिए थे। सिंचाई के सोर्स में हमने देखा प्राचीन समय में सिंचाई थी वो अलग अलग तरीके से हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो सिंचाई में अलग अलग तरीके ऐड किए गए। कौन से, जैसे फव्वारा प्रणाली है या स्प्रिंकल प्रणाली, जैसे छोटी छोटी बूंदे आपने देखा होगा। जैसे अभी बागवान खेती हमारे यहाँ अनार ज्यादा बोए जा रहे हैं, तो अनार में से आप देखोगे तो हर एक पौधे के पास में इस प्रकार नली बिछाई हुई है, उसमें पौधे के पास में क्या है, रंध्र है, ठीक है। और ये रंध्र क्या करते हैं, रंध्र पर पानी धीरे धीरे बूंद 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 जाता है और ये पौधा है धीरे धीरे यहाँ ग्रहण करता रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आप फव्वारा है, फव्वारे के अलावा इस प्रकार की टपकन प्रणाली है। उसके अलावा नहरी क्षेत्र है, तो नहरी क्षेत्र में अलग अलग तरीके से नहरों के माध्यम से पानी डायरेक्टली पौधे को पिलाया जाता है। तो ये तो परंपरागत जो सोर्स है उसके बारे में ज्यादा खास कुछ है नहीं, इसकी चर्चा हमने कल भी कर ली थी और आज भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला जो टॉपिक आपका प्रिय विद्यार्थी वो है खरपतवार से सुरक्षा। क्या होता है, क्या टॉपिक है, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। अब ध्यान देना, खरपतवार से सुरक्षा कैसे। कई बार जो केमिकल हम मार्केट में डालते हैं, फसलों में छिड़कते हैं, वो फसलों में छिड़कते टाइम केमिकल कई बार हमारे श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है या बॉडी के अंतर्गत चला जाता है, तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना जब भी केमिकल छिड़काव करें तो अपने मुंह या जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे सांस लेने की है, मुंह है वगैरह, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। कवर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रसायन है वो जहरीला है, यदि इसके माध्यम से बॉडी में चला गया तो हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है, ठीक है, या बीमार हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए इन चीजों से बचें। तो सुरक्षा में ज्यादा क्या है, वो इस प्रकार आप मुंह को ढक करके या बांध करके भी छिड़काव आसानी से कर सकते हो। और कई बार यहाँ किसान, जागरूक किसान है, उनको देखा होगा आपने, जब भी केमिकल और रसायन छिड़कते हैं खेतों में तो पूरा का पूरा मुंह है अपना कवर कर लेते हैं। बाकी कटाई तो कल हो गई थी मशीनों वाली, ठीक है। और कटाई के बाद भंडारण था, वो भी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। फिर मैं इसमें मशीनें दे रखी है, मशीनें अलग अलग है, कोई फटक विनोई वगैरह, कोई ट्रैक्टर से, थ्रेशर मशीन है उससे अनाज साफ करते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, इसमें ज्यादा खास कुछ नहीं है और इसके बारे में हमने कल भी चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन था, ये पाठ लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें से और कोई चीज बची है तो फिर से देख लेते हैं। खास कुछ है नहीं, प्रमुख शब्दावली जो दे रखी है उसने कृषि पद्धतियां जिसका हमने जिक्र कर लिया। और दूसरी जो चीजें हैं, एक आई है पशुपालन, ठीक है। इस पशुपालन के बारे में हल्के से डिस्कस हम कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल
टॉपिक है खेती बाड़ी जो करते हैं, किसान है, हम सारे किसान हैं, तो हमारे लिए जो ये पशुपालन है विद्यार्थी, क्या है, पशुपालन है। ये पशुपालन भी एक बेहतरीन उपाय है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जब खेती करते हो तो खेती के साथ साथ में यदि पशुपालन करोगे तो निश्चित रूप से आपकी खेती भी सुधरेगी, और इस पशुओं से जो आमदनी मिलती है, जैसे दूध बेच करके, घी बेच करके, मक्खन बेच करके या दही बेच करके, इससे आमदनी कमा सकते हो। इसका जो मल मूत्र या अपशिष्ट है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, इस अपशिष्ट पदार्थ को आप खेतों में डाल करके विद्यार्थियों खेतों को भी और ज्यादा उपजाऊ बना सकते हो। ठीक है, जिसकी हमने चर्चा पहले की थी, गोबर वगैरह है उसका केंचुए के माध्यम से या गोबर को सड़ा गला कर खेतों में सीधा छिड़कते हो तो भी गोबर ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी सोशल मीडिया का युग है, इसमें बहुत सारी डायरियां चली सोशल मीडिया पर, वो लगभग गोबर से 50 से ज्यादा प्रकार के प्रोडक्शन या प्रोडक्ट तैयार करती है और जिसका मार्केट में मार्केटिंग करती है। तो इस यानी पशुपालन भी एक बहुत अच्छा उपाय है। ये पशुपालन अपना करके किसान अपनी आजीविका का साधन और बढ़ा सकता है या इनकम में वृद्धि आसानी से कर सकता है। ठीक है ना। जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, कुछ भी हो, घोड़ा हो, तो अलग अलग जिसका जैसा शौक है, जिसकी जितनी क्षमता है, उस हिसाब से इन चीजों को वो करके अपने आय में वृद्धि कर सकता है। ठीक है ना। पशुपालन में ज्यादातर खास कुछ चीजें नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको भी हमें फायदेमंद है या हमारे लिए फायदेमंद है, और दूसरा इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है उसका भी हमें फायदा मिलता है। ठीक है ना। यहाँ तक कि इसका अपशिष्ट है वो भी हमारे लिए एक उपयोगी पदार्थ है। ठीक है ना। और हल, बीज, साइलो वगैरह, बुआई, भंडारण, थ्रेशिंग, खरपतवार, ये सारी कर ली थी। अब है अब आपके अभ्यास प्रश्न। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अभ्यास प्रश्न है। अब अभ्यास प्रश्न में उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। अब ध्यान देना, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैंने कहा था जब एक ही प्रकार के पौधे जो बड़े पैमाने पर कहीं उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फिर मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा पंजाब और हरियाणा की तरफ जाने का मौका मिले या सोशल मीडिया में कहीं शेयर करो तो देखना है कि पंजाब और हरियाणा में खेत है वो हरे भरे हमेशा हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के पौधे, जैसे गेहूं मुख्यतः उसकी वहां जो है खेती है वो गेहूं की होती है, क्योंकि गेहूं पंजाब और हरियाणा में इतने बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं जो जिसका पूरे भारत के अंतर्गत सप्लाई होती है। ठीक है ना। तो इसकी हमने चर्चा की थी। तो पहला जो आंसर है रिक्त स्थान है उसके अंतर्गत आप भरोगे पहले प्रिय विद्यार्थियों, क्या भरोगे? एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल। तो पहली रिक्ति में आपका आंसर आ जाएगा फसल। दूसरा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी खालिस्तान होती है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को हम क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वो तैयार करते हैं। क्या करते हैं? तैयार या तैयारी। ये दूसरे में रिक्त स्थान में हो जाएगा। और फिर जो तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा क्या है? तीसरा है आपकी बुक्स में दे रखा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर। आपने देखा होगा कई बार हम जैसे मूंग वगैरह रखते हैं घर में, मूंग मोट बुआई करने के लिए, तो लगभग 8 महीने गुजर जाते हैं। 8 महीने गुजरने के बाद में उसके अंदर छोटे छोटे मुगर, ठीक है ना, यानी जीव पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये जीव क्या कर देते हैं? उस दाने को अंदर से खा खा करके खोखला बना देते हैं। ठीक है। और खोखला होने की वजह से प्रिय विद्यार्थी जीव क्या करता है? वो अनाज का दाना जैसे ही पानी में डालोगे तो खोखला जितना है यानी खाली खाली है, जिसका बीच में जो गिरी है उसको खा लिया किसी जीवाणु ने या जीव ने, ऐसी स्थिति में वो पानी में तैर करके क्या आते हैं? ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। तो तैरते हैं। तो तीसरा है जो प्रिय विद्यार्थी वो आपका क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला है, उसमें क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर हमेशा क्या करेंगे? तैरने लगेंगे। क्या करेंगे? तैरने लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी ये तीसरा रिक्त स्थान है, उसमें भी इस प्रकार का ग में आंसर आएगा। अब अगला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। क्या दे रखा है? फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक आवश्यक है। ठीक है। मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। ठीक है। पहले में आएगा जल। मिट्टी से क्या होना चाहिए? पौधे उगाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? मिट्टी से एक तो जल होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए? पोषक पदार्थ होने चाहिए। जल क्या करेंगे? पौधे को उगाने में मदद करेंगे, और पोषण जितना भी जल और पोषण मिलकर के पौधे की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए जल और पोषण ये आपका आंसर आ जाएगा रिक्त स्थान में। ठीक है। अब कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए।
अब कॉलम ए वाला कॉलम बी से मिलान करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको दे रखा है कॉलम ए में क्या दे रखा है, कॉलम ए में कुछ चीजें दे रखी है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से हम लिख करके इसकी चर्चा करें। दो कॉलम ए और कॉलम बी दे करके इन्होंने कहा है कि कॉलम को क्या कीजिए, मिलान कीजिए, सही है उसका आपस में मिलान कीजिए। तो कॉलम ए में क्या दे रखा है विद्यार्थियों, दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक कॉलम ए व कॉलम बी इस प्रकार आपके दे रखा है बुक्स में, ठीक है। फिर इसमें कॉलम ए ने लिखा है इसने खरीफ की फसल, क्या, खरीफ की फसल, ठीक है। और सामने बी में दे रखा है विद्यार्थियों ए में मवेशियों का चारा, मवेशियों का चारा। अब इसको सही है उसका मिलान करना है, अभी सही नहीं है, अभी मैं क्रम से जैसे है वैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। मवेशियों का चारा, और दूसरा दे रखा है रबी की फसल, क्या दे रखा है, रबी की फसल। तीसरा दे रखा है, वो दे रखा है रासायनिक उर्वरक, और चौथा दे रखा है, वो दे रखा है कार्बनिक खाद, क्या दे रखा है, कार्बनिक खाद। अब इसका मिलान करना किससे, ये दे रखा दूसरे में यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, ठीक है। और फिर दे रखा है इसने सी में दे रखा है पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, उदाहरण दे रखा है ना, गोबर मूत्र एवं पादप अपशिष्ट, ठीक है। और ई में दे रखा है चौथे में दे रखा है, वो दे रखा है विद्यार्थी गेहूं, चना, मटर। और ई में दे रखा है या पांचवा दे रखा है, वो है धान और मक्का, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। और इसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित कॉलम ए और बी को क्या करना है, मिलान करना है। अब आपको पता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। तो मैंने जब रबी की फसलें और खरीफ की फसल पढ़ाई थी तो क्या पढ़ाया था, उसमें से उदाहरण देकर पढ़ाया था, जो गेहूं, सरसों, चना, मटर वगैरह था, ये क्या था मेरे विद्यार्थियों, ये एक रबी की फसल थी। तो आपका 2 नंबर है, इसका मिलान 4 नंबर से होगा। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जो धान, मक्का वगैरह था, ये हमारी खरीफ की फसल थी, ठीक है ना, उदाहरण में हमने लिखी थी। तो ये खरीफ की फसल से मिलान कर दीजिए। रासायनिक उर्वरक है, यानी यूरिया वगैरह, सुपर फॉस्फेट वगैरह, सारा हमने पढ़ा था, अमोनिया वगैरह, वो क्या था, रासायनिक उर्वरक था, खाद था। उसके साथ साथ में जैसे मवेशियों का, उसके अलावा जो ये कार्बनिक खाद है, ये कार्बनिक खाद किसको कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये कार्बनिक खाद जितना भी पशु वाला है, ये सारा कार्बनिक खाद है, यानी ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है ना। हाँ, जो मल मूत्र अपशिष्ट है, जितना भी पशु अपशिष्ट, वो सारा कार्बनिक खाद के अंतर्गत आता है। यहां तक किसी को दिक्कत, हाँ। तो इस प्रकार हमें क्या करना था, मिलान करना था, ठीक है। हाँ, तो ये 4 थे, इधर 5 ऑप्शन दे रखे, चारों से मिलान हो गए, ऊपर मवेशियों के चारा बच गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो दाना निकलने के बाद में अपशिष्ट बचता है फसल का, वो सारा मवेशियों के चारे में काम में लिया जाता है। फिर आगे देख रखा है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल के उदाहरण दीजिए। अभी हमने देखा क्या है, धान, मक्का वगैरह ये है। और रबी की फसल के गेहूं है, सरसों है, चना है, मूंग है, ठीक है ना, ये सारे रबी की फसल है, ठीक है ना। मटर है, मूंग नहीं, मटर, हाँ, ये आपकी रबी की फसल होगी। फिर निम्न सब
पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। करना क्या है, आपको हर एक शब्द दे रखा है, उस शब्द के अपने विवेक से क्या करना है, इस पर एक एक पैराग्राफ यानी एक पेज में कुछ विवरण लिखना है। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, सबसे पहले वनस्पति हटाई जाती है, वनस्पति के बाद में मिट्टी को धीरे धीरे अलग अलग कृषि यंत्रों के माध्यम से क्या करते हैं, उसको पोला बनाया जाता है या मुलायम बनाया जाता है। मुलायम बनाया क्यों जाता है, क्योंकि वहां जितनी जमीन ज्यादा मुलायम होती उतनी ही ज्यादा उपयोगी होगी, ठीक है ना, हाँ बेनिफिशियल होगी। और दूसरी बात है, मैंने कहा जितने भी जैसे मुलायम करते समय गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों का समतलीकरण किया जाता है, तो इस पर क्या करना है, पूरा का पूरा एक पेज आधा पेज विवरण लिखना है, ठीक है। फिर बुआई है, बुआई को आपको पता है, जो बीज बोने की प्रक्रिया है उसको हम बुआई कहते हैं, इस पर भी कुछ लिखना है। निराई, निराई का मतलब होता है जैसे निदान करते हैं ना, जैसे वनस्पतियां जो खरपतवार है उस खरपतवार को जैसे हटाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, खरपतवार हटाना, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। और निराई को हम अपनी भाषा में निदान कहते हैं, क्या कहते हैं, निदान। खेतों में कभी कुदाली लेकर के निदान निकाला है, तो वो जो वनस्पति अतिरिक्त जो अनचाही वनस्पतियों का जो कृत्रिम रूप से हटाते हैं उसको हम निराई कहते हैं, ठीक है ना। और अगला है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है जब अनाज पक करके तैयार होता है तो हम थ्रेशर के माध्यम से अनाज को साफ करते हैं, जिससे अपशिष्ट अलग होता है और उपयोगी जो दाने हैं वो अलग होते हैं, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशरिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखना है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जितना जो पढ़ाया उस पे से ढूंढोगे तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाद में सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई आपको पता है, वनस्पतियों को जमीन तैयार के बाद में वनस्पतियों को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने की सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की जो प्रणालियां उसका दो वर्णन करना, ठीक है। एक है ड्रिप ड्रिप प्रणाली, जिसमें बूंद बूंद, मैंने कहा बागवानी खेती है जहां होने लगी अनार वगैरह की, तो अनार की खेती में आपने देखा पौधे के पास में एक नली लगी है, नली में छोटा सा छिद्र है, छिद्र में धीरे धीरे बूंद बूंद पानी आपके यहाँ चलता रहता है, ठीक है ना। और दूसरा फुहारा प्रणाली है, नहर में पानी देते हैं उसमें ज्यादा पानी देना पड़ता है, ज्यादा जाता है कहीं कम कम ज्यादा, लेकिन फुहारा प्रणाली उसमें हर पौधे को बराबर पानी भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये दो विधियां लिख लेना। बाकी खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्याख्या कीजिए। मैंने कहा कि हम कई सालों से, जिसका 15 साल पहले का ट्यूबवेल या ओपन वेल है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि सारी जमीन है वो बंजर हो चुकी है। पहले 100 क्विंटल अनाज हुआ करता था, 15 साल बाद हम देख रहे हैं कि वही उसी खेत में उसी पानी में हम वापिस 10 से 15 पर आकर के रुक गए हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा केमिकल या रसायन के प्रयोग से भूमि है वो बंजर हो चुकी है। कभी कभार पानी है वो उसके अंतर्गत फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है, हार्डनेस पाया जाता है, जिसकी वजह से जमीन है वो लोक हो चुकी है, ठीक है ना, केमिकल और पानी की कठोरता की वजह से। अब कुछ ऐसे उत्पाद भी ऑर्गेनिक बाजारों में आ गए हैं जो डालने के बाद में वो सारी चीजें हैं उसका समाधान हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये पाठ था, पहला अध्याय था, वो अध्याय आज पूरा हो चुका है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे विद्यार्थियों, शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आप लोगों ने इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे अगली क्लास में। एक बार पुनः कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।